read the question very carefully. So due date of an export bill of $50,000 is in March, which is presented to bank for collection on June 15. So collection में और परचेज में फर्क होता है. कलेक्शन का मीनिंग होता है बैंक येट टू परचेज. So bank has only sent for collection. But in case of purchase, so purchase का मतलब है bank purchased it and credited the amount to current account of the exporter. तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कलेक्शन से रिलेटेड है. इट इज नॉट रिलेटेड टू परचेज. इस बात का ध्यान रखना है. So we are given support rate for US dollar 60-20/60-30. तो जैसा हमें पता है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट बाइंग रेट है और सेकंड पार्ट सेलिंग रेट है. फॉरवर्ड मार्जिन फरवरी का दिया हुआ है, मार्च का भी दिया हुआ है. और फॉरवर्ड मार्जिन दोनों ही केसेस के अंदर प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है. सो दोनों ही केसेस में इट इज प्रीमियम. एक्सचेंज मार्जिन जो बैंक ने रिकवर करना है दैट इज 0.15%. एक्सपोर्टर को क्या चाहिए? ही वांट्स टू बुक ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. हमने बताना है व्हाट रेट वुड बी कोटेड फॉर दिस पर्पस. नंबर 1, हाउ मच अमाउंट ही विल बी क्रेडिटेड टू एक्सपोर्टर्स क्रेडिट ऑन मैच्योरिटी. एक्सपोर्टर के अकाउंट में कितना पैसा ऑन मैच्योरिटी क्रेडिट किया जाएगा. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है. इसको ठीक से नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए. लेकिन इसको ठीक से अंडरस्टैंड जरूर कर लीजिए. तो इसको ठीक से नोट कर लीजिए. अंडरस्टैंड करना है तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए अच्छे से. यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरी केस स्टडी. तब तक शुरू मत करें जब तक आप उसके कंटेंट को, क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या आपके समझ में आया. सो जब तक ऑल दैट इज नॉट क्लियर तो किसी भी केस स्टडी को अटेम्प्ट करना शुरू मत करिए. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा रेट कोट किया जाएगा. सो कैलकुलेट कर दीजिए रेट क्या कोट किया जाएगा. सो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रेट कोट किया जाएगा, इसका आंसर दे दीजिए पहले क्वेश्चन का. क्या रेट कोट किया जाएगा. जस्ट फाइंड आंसर टू दिस. सो वी गॉट वन आंसर 60 रुपीज 3094 60.3094. तो वी गॉट वन आंसर फ्रॉम मरांडी. यस, हाउ अबाउट अदर्स. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच मंथ. तो कलेक्शन जनवरी में की लिया है, तो मेच्योरिटी कब है उसकी. मेच्योरिटी मार्च के अंदर है, तो मार्च का हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो वी गॉट सेकेंड आंसर सेम 60.3094. एक और आंसर आया है 60.5 का. एक और आंसर है 60.1097 का, 60.1097, 60.35, 60.3904, 60.1596, 60.3094, 60.1097, 60.40. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. यस, मैं वेट कर रहा हूं. तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो है अगर डिफरेंट आंसर्स हैं. यस, हमारे दूसरे स्टूडेंट भी कैलकुलेट कर देंगे जो रह गए हैं. सो मैं वेट कर रहा हूं बाकी स्टूडेंट से. इज देयर आंसर. चलिए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं. सो वी गॉट सेकेंड आंसर ऑल्सो फ्रॉम स्वीटी एम. चलिए शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं. सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान रखना है. यहाँ पे
प्रीमियम हमें दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन में हमने देखा था, ये प्रीमियम हमें फरवरी का भी दिया हुआ है और प्रीमियम हमें मार्च का भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम एक्सपोर्टर के साथ डील कर रहे हैं। अब मार्च के महीने में उसको प्रीमियम हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? फरवरी का प्रीमियम दिया जाएगा उसको, क्योंकि मार्च के महीने में उसके पास ऑप्शन है कि डिलीवरी वो किसी भी डेट को दे सकता है, ड्यूरिंग मार्च है। अगर ये डिलीवरी होती 31 मार्च की तो हम उसको मार्च प्रीमियम का बेनिफिट दे देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिलीवरी ड्यूरिंग मार्च है एंड ड्यूरिंग मार्च इट कुड बी एनी डे, इसीलिए उसको जो प्रीमियम मार्च का है ये बेनिफिट उसको नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसको फरवरी प्रीमियम का बेनिफिट दिया जाएगा। और दूसरा, मार्जिन को हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं तो मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हम मार्जिन को माइनस करते हैं, और जब भी हम सेल करते हैं तो मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हम मार्जिन को ऐड करते हैं। ये सारे बेसिक रूल्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को आने चाहिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज की कैलकुलेशंस कर रहे हों। अगर ये रूल्स हमको नहीं आते तो इट इज़ बट नेचुरल हम मिस्टेक्स करने वाले हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मार्च का प्रीमियम लिया होगा, जिसके बेसिस के ऊपर उनका आंसर अलग आया होगा, तो चेक करिए मार्च प्रीमियम लेने वाले स्टूडेंट्स क्या अपने इस आंसर को चेंज करना चाहेंगे। तो हमने प्रीमियम फरवरी का लेना था, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने मार्च का प्रीमियम लिया है क्या वो अपने आंसर को चेंज करना चाहेंगे? तो क्या आंसर आएगा मार्च के प्रीमियम को छोड़ के फरवरी का प्रीमियम लेने पर? सो व्हाट शैल बी द आंसर? यस, बता दीजिए मुझे। यस, क्विकली कर दीजिए। So will you like to change your answer? तो ये हो गया हमारा स्पॉट बाइंग रेट 60-20। फरवरी प्रीमियम हमने देना है एक्सपोर्टर को, 20 हमने ऐड कर दिया पैसा, और टोटल हमारा रेट बना 60-40। इसमें से 0.15% हम माइनस कर देंगे, सो 60-40 के ऊपर 0.15 ये आ गया। तो ये रफली रहा आपका रेट कोटेड फॉर द कस्टमर 60-31। तो जिन स्टूडेंट ने एग्जैक्ट निकाला है 60.3094 वो एकदम करेक्ट है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने 60.3094 आंसर निकाला, मैंने इसको राउंड कर दिया। सो 50,000 का ट्रांजैक्शन है तो इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई किया 50,000 के साथ, सो वी गेट दिस आंसर। और अगर हम ये ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन एग्जैक्ट अमाउंट के साथ करेंगे तो अगर हम इसको लेते हैं 60.3094 और जब हम इसको राउंड करेंगे फिडाई रूल्स के मुताबिक, फिडाई मुताबिक रूल हम करते हैं तो लास्ट वाले 2 डिजिट्स को हम करते हैं, तो ये रेट ऑटोमेटिकली इतना बन जाएगा और ये अमाउंट पेबल होगा। सो दिस इज आंसर टू योर दिस केस स्टडी। सो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या मार्जिन का कैलकुलेशन हमेशा प्रीमियम या डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद ही किया जाना चाहिए? यस, उसके बाद ही किया जाना चाहिए, लेकिन मोटे तौर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, पहले भी आप करेंगे आंसर मोर और लेस वही आएगा, लेकिन एज ए रूल बाद में करना है। एक और क्वेश्चन है, एनी एग्री ड्यू डेट मार्च 15 को होती, अगर मार्च 15 को होती तो भी हम उसको मार्च प्रीमियम का बेनिफिट नहीं दे पाते। सो किसी भी एक्सपोर्टर को प्रीमियम का बेनिफिट देना है तो 31 मार्च की डिलीवरी होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन हो किसी को, किसी का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन इस केस स्टडी को लेकर के? सो किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फटाफट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए, सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी दैट यू आर नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन। So if you have some question, type your question. If you don't have any question, then quickly फुल मंथ ऐसा लिखा हो तो, अगर फुल मंथ लिखा हो तो हम फुल मंथ का बेनिफिट दे देंगे। फुल मंथ नहीं लिखेगा, वो लास्ट डेट ऑफ द मंथ लिखेगा। पर्टिकुलर डेट मेंशन हो तो मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया, तो प्रीमियम हम उस महीने का ऐड नहीं करेंगे। पर्टिकुलर डेट अगर 31 है, लास्ट डे है, तभी हम प्रीमियम का बेनिफिट देंगे।
राउंडिंग ऑफ का फार्मूला होता है कि राउंडिंग आप जो प्रोवाइड करते हैं तो राउंडिंग होती है लास्ट वाले डिजिट्स की और होती है इस अमाउंट की राउंडिंग। डाई रूल्स हैं, इस अमाउंट से हमने करनी है राउंडिंग, यानी ये वाले लास्ट वाले दो इफेक्ट होते हैं। एमसीक्यू में दिसंबर 26 में अपने देखा जा गया क्या क्या मीनिंग है? 1 to 20 मार्च की कोई भी डेट हो तो कितने बार मैं बताऊं भाई? मैंने सब्सिक्वेंटली सिर्फ एक बात आपको क्लैरिफाई की है कि अगर 31 मार्च लिखा है तो हम प्रीमियम का बेनिफिट को शो देंगे। बाकी आप 20 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सभी में आंसर एक ही रहेगा कि उसको बेनिफिट केवल 31 मार्च डेट लिखा जाएगा तो ही हम बेनिफिट देंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक लिंक दिया था जिसके बेसिस के ऊपर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसको लिंक को यूज़ किया और ये उनका स्कोर रहा। तो ये कंसोलिडेशन मैंने स्कोर लिया था। तो जिन लोगों ने कल शाम तक ये सबमिट किया था टेस्ट को, तो ये उनका रिजल्ट है और उस रिजल्ट को ये देख सकते हैं। तो ये उसको देख सकते हैं। तो इसमें पी मीना कुमारी जी ने सबसे ज़्यादा स्कोर लिया, 17 का स्कोर लिया आउट ऑफ 20। ये ऑनलाइन है जिसमें आप एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, इसीलिए इसमें मैनिपुलेशन के भी कोई चांसेस नहीं है कि उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया होगा। नागर लक्ष्मी 15 स्कोर है, वंदना का स्कोर 12 है, श्वेता का स्कोर 12 है, सुनील कुमार बर्नवाल का स्कोर 12 है, जानवी का स्कोर 11 है, अजय नवल का स्कोर 10 है, उत्तम कुमार का स्कोर 10 है, शुभ का स्कोर 10 है, BCSBA किसी ने लिखा है अपना नाम 10 है, सुखदेव का स्कोर 10 है, उससे नीचे स्कोर कम है। आप में यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट बैठे हों इनमें से, सो आउट ऑफ दिस स्टूडेंट इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जरा कंफर्म करेंगे उन्होंने ये टेस्ट किया। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट सिटिंग राइट नाउ इन दिस क्लास, राइट नाउ इस समय अगर कोई स्टूडेंट हो, इसको दोबारा से ओपन करिए। कल इसमें कोई टेक्निकल इशू था, वो सॉर्ट आउट कर लिया था हमने बाय इवनिंग, तो आज इसको दोबारा से ओपन करिए, ओपन हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप अभी ओपन करके देखिए लिंक, बेशक ओपन हो जाएगा लिंक। कल कोई इसमें टेक्निकल इशू था। सो अश्विनी राज लिखते हैं, उन्होंने कर लिया था। अश्विनी, ओपन हो गया था लिंक। यस, टेस्ट आज भी अवेलेबल है, हमने उसको क्लोज नहीं किया, टेस्ट आज भी अवेलेबल है। तो कल वाला टेस्ट जिन्होंने दिया था उनमें से कौन कौन स्टूडेंट अवेलेबल हैं इस समय क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में करते हैं। वो लिंक कल वाला जो वीडियो हमारा उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो येस्टरडे जो हमने दिया था वीडियो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, तो दैट लिंक इज अवेलेबल। आज के वीडियो में भी मैं डाल दूंगा लिंक। इन टुडेज वीडियो ऑल्सो द सेम लिंक विल बी इनकॉर्पोरेटेड। इसका फायदा उठा लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर वहां पे 20 क्वेश्चंस है। आई एम श्योर कि बहुत सारी आपको बेनिफिट हो जाएगा रिलेटिंग टू दिस। चलिए आगे चलते हैं। सो जिनका लाइक सो डायमंड डॉलर अकाउंट वो खोल सकते हैं जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, उनका 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है एज इंपोर्टर एक्सपोर्टर। तो कई कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन ये भी है, 2 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड एटसेट्रा। सेकंड क्वेश्चन, टर्नओवर क्राइटेरिया टू ओपन डायमंड डॉलर अकाउंट। टर्नओवर क्राइटेरिया क्या है डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज डोंट राइट एनी आंसर विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। Please don't write any answer without writing the question number. First write the question number and then write the answer. Otherwise confusion create होगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। Yes, annual turnover is 3 crore average for 3 financial years. 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज 3 करोड़। ये ध्यान रखना, 3 करोड़ इज ओके, लेकिन एवरेज फॉर 3 ईयर्स। SNRR अकाउंट कौन लोग खोल सकते हैं? हु कैन ओपन SNRR अकाउंट? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट कौन खोल सकते हैं? हु कैन ओपन स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट? हु कैन ओपन स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट को कौन लोग खोल सकते हैं? ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है।
सो वो लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं लेकिन वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो दोज हु आर नॉन रेजिडेंट्स और दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस वो इंडिया में करते हैं वो नॉन रेजिडेंट्स। मैक्सिमम नॉर्मल पीरियड ऑफ एसएनआर अकाउंट कितना है? मैक्सिमम नॉर्मल पीरियड फॉर एसएनआर अकाउंट कितना है? सो कितना पीरियड है? यस, इट इज 7 years, मैक्सिमम 7 years। अगर उनका बिजनेस पहले बंद होता है तो देन दे हैव टू क्लोज इट बिफोर हैंड, अदरवाइज मैक्सिमम इट कुड गो अप टू 7 years। फॉरेन टूरिस्ट शॉर्ट विजिट फॉर 3 months, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? फॉरेन टूरिस्ट आता है शॉर्ट विजिट टू इंडिया के लिए 3 महीने के लिए, तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? विच अकाउंट विल बी ओपनड, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? विच अकाउंट विल बी ओपनड, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? यस, इट विल बी नॉट एनआरओ अकाउंट, एनआरओ अकाउंट नहीं खोले करेंगे। हाँ यस, एनआरओ अकाउंट खोला जाएगा, इट विल बी एनआरओ अकाउंट। व्हाट इज पीरियड ऑफ सच एनआरओ अकाउंट एंड व्हाट कैन बी क्रेडिटेड? क्वेश्चन नंबर 5 में जो एनआरओ अकाउंट आपने बताया, उस एनआरओ अकाउंट का पीरियड क्या होगा और क्या क्रेडिट किया जाएगा? सो व्हाट विल बी द पीरियड और उसमें क्या क्रेडिट किया जाएगा? फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट करने के लिए मैंने ये लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स के अंदर। वैसे ये लिंक कल वाले वीडियो में भी अवेलेबल है और मैंने अभी चैट बॉक्स में भी डाल दिया है और फिर मैं दोबारा से डाल रहा हूँ इस लिंक को। तो इस लिंक को आप यूज़ कर सकते हैं उस पर्पज़ के लिए। अभी इसको क्लिक करके रख लीजिए और जैसे आपको टाइम मिले इस क्लास के बाद तो तुरंत इस टेस्ट को कर सकते हैं। सो लिंक को चाहे कॉपी करके रख लीजिए, चाहे इस लिंक को अभी क्लिक कर लीजिए। सो मैक्सिमम 6 महीने ओनली फॉरेन करेंसी इसमें क्रेडिट होगी, कोई लोकल अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। सो 6 महीने इसकी मैक्सिमम लाइफ है और ओनली फॉरेन करेंसी इसमें क्रेडिट होगी और कोई लोकल अमाउंट इसमें क्रेडिट नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा। डिपॉजिट अकाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, आईडी प्रूफ क्या होगा और मैक्सिमम क्रेडिट क्या रहेगा कूलिंग पीरियड के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो लिंक मैंने दिया आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत हेल्प करेगा फॉरेन करेंसी रेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। वेरी यूजफुल लिंक, उसको यूज कर लेना, फ्री में अवेलेबल है। सो डिपॉजिट अकाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, आईडी प्रूफ क्या चलेगा और कूलिंग पीरियड में कितना क्रेडिट हो पाएगा? यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स की। 2 आंसर्स आपको देना, आप एक एक आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दूसरा आंसर ये भी है, ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड, जब तक वो पक्का एड्रेस नहीं दे देता लोकल, उसको हम कहते हैं कूलिंग पीरियड, जो 30 डेज का कूलिंग पीरियड है। सो पासपोर्ट उसका आईडी प्रूफ रहेगा और मैक्सिमम कूलिंग पीरियड में वो $1000 और इसका इक्वलेंट अमाउंट डिपॉजिट करवा सकेगा। 30 डेज का कूलिंग पीरियड है, उस 30 डेज के कूलिंग पीरियड में ही हैज़ टू सबमिट प्रूफ ऑफ लोकल एड्रेस, लोकल एड्रेस का प्रूफ उसे प्रोवाइड करना होगा और $1000 का इक्विवेलेंट उसमें डिपॉजिट करवा सकता है, 50,000 उस विड्रॉ कर सकता है। EFC अकाउंट हु कैन ओपन इफ जॉइंट अकाउंट अलाउड और मैक्सिमम क्रेडिट कितना होगा? 3 क्वेश्चन का आंसर देना EFC अकाउंट को लेकर के। EFC अकाउंट एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन खोल सकता है? पहला, जॉइंट अकाउंट अलाउड है या नहीं। सेकंड, मैक्सिमम क्रेडिट का लिमिट कितना है? क्वेश्चन नंबर 8। तो आपकी प्रिपरेशन भी टेस्ट हो रही है इसके साथ साथ, नॉट ओनली ये सिंपल कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ये आपकी
प्रैक्टिस को भी टेस्ट कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन को भी टेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सो गॉट वन आंसर रेजिडेंट इंडियन। मरांडी, बाकी दो क्वेश्चन के आंसर्स, हु कैन ओपन, वेदर जॉइंट परमिटेड और नॉट। वेरी गुड विजय कुमार कुलूरी। सो एक्सपोर्ट जो एक्सचेंज अर्न करते हैं वो केवल फॉर्मर सर्विस जॉइंट अकाउंट होगा और मैक्सिमम क्रेडिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ध्यान से नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ आंसर सही हैं लेकिन ज़्यादा आंसर सही नहीं है या इनकम्प्लीट हैं। ईएफसी अकाउंट को एक्सपोर्टर्स खोलेंगे जो एक्सचेंज अर्न करते हैं। ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है लेकिन ओनली फॉर्मर सर्वाइवर, और मैक्सिमम क्रेडिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ईएफसी अकाउंट इसको किस पर्पस के लिए डेबिट कर सकते हैं? ईएफसी अकाउंट कैन बी डेबिटेड फॉर विच पर्पस? देखिए, अभी तो आपका एग्जाम आ गया पास में, आज भी अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ईएफसी अकाउंट इट कैन बी डेबिटेड फॉर, किस किस पर्पस के लिए डेबिट कर सकते हैं ईएफसी अकाउंट को? उस लिंक को एक बार फिर से मैंने पेस्ट कर दिया है, जिस लिंक को आप फ्री में यूज करके 20 क्वेश्चन कर पाएंगे ऑनलाइन। तो ईएफसी अकाउंट डेबिट किया जा सकता है लोकल पेमेंट्स के लिए, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट लोन का रीपेमेंट के लिए, रिमिटेंसेस करने के लिए, जिसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों तरह की रिमिटेंसेस इंक्लूडेड हैं। सो इट कैन बी फॉर लोकल पेमेंट्स, अगर प्री शिपमेंट लोन है, प्री शिपमेंट लोन या पोस्ट शिपमेंट लोन है उसको एडजस्ट करने के लिए, या रिमिटेंस पर्पस के लिए। रिमिटेंस में दोनों रिमिटेंसेज हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों ही। ओवरड्राफ्ट इन एनआरई सेविंग बैंक अकाउंट क्या दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो कितने पीरियड के लिए, कितना? ओवरड्राफ्ट इन एनआरई सेविंग बैंक अकाउंट, फ्रेंड्स ये एमसीक्यूज नहीं है जो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इनमें से कई क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे भी जा चुके हैं और हमेशा इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये एमसीक्यूज नहीं, हमारे कई स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं कि यही एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज मिलेंगे आपको हमारी ऐप के अंदर। सो 50,000 का 2 वीक्स के लिए ओवरड्राफ्ट पॉसिबल है। 50,000 का 2 वीक के लिए इट इज पॉसिबल। हमारे आधे स्टूडेंट्स ने भी अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार फटाफट लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए, और जिनका कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। 1 ईयर और 8 मंथ्स का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? यस वर्षा, एमसीक्यूज के अंदर केस स्टडी का सॉल्यूशन साथ में होता है। सो 1 साल 8 महीने का एफडीआर है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? लाइबर खत्म हो चुका है, लाइबर का आंसर अभी नहीं देना है आपने। लाइबर की जगह आ गया है अब अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। नो, इट इज अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। तो आपने लाइबर को यूज नहीं करना, आंसर लाइबर का देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइबर का आंसर है, ये गलत है, इसकी जगह क्या आ गया है? अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। और ये भी 2% नहीं है, 2.5% है परहैप्स। एक बार चेक कर लेना आप भी, मैं भी इसको चेक कर लूंगा। इट इज नॉट लाइबर प्लस 2%, सो लाइबर को खत्म कर दिया है, अब उसकी जगह आ गया ARR। एंड आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है इट इज 2.5%, लेकिन मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा, आप भी चेक कर लेना, आरबी का सर्कुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफसीआर और एफडी कंपाउंडिंग पीरियड क्या है? एफसीआर के एफडी का कंपाउंडिंग पीरियड क्या है? क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली? क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, व्हाट इज दैट? एफसीआर और एफडी कंपाउंडिंग पीरियड
कैजुअली आंसर देते हैं हम, बगैर सोचे समझे आंसर देते हैं। सो जिनका आंसर क्वार्टरली है वो गलत है, जिनका आंसर हाफ ईयरली है वो गलत है, जिनका आंसर 180 डेज है वो करेक्ट है। आप पेपर में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करके आते हो कि फिर आप दोष देते हो एग्जामिनर को, या पेपर डिफिकल्ट बोल देंगे, या मेहनत तो बहुत की थी पास नहीं हो पाए बहाना बना लेंगे। जब प्रेपरेशन करनी होती है उस समय ध्यान से प्रेपरेशन नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना 180 डेज का है। एक्स लिविंग इन बांग्लादेश, his son M, US citizens of Indian origin, wants to open account in US dollars. M अकाउंट ओपन करना चाहता है, एक्स लिविंग इन बांग्लादेश एंड हिज सन M, तो वो दोनों अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कल इसका आंसर लेकर के आएंगे, कल बताएंगे आप इसका आंसर क्या है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो जाने से पहले एक बार मैं फिर उस लिंक को कर रहा हूं, लिंक यहाँ पे नहीं भी कर सकते कॉपी, तो आज वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अभी नहीं होगा, मैं डाल दूंगा, लेकिन कल वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा। कल वाला वीडियो देख के उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट को जरूर कर लेना, आज टाइम लगाना, तो फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। 7-8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और 7-8 नंबर तो बहुत होते हैं BFM के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे मॉर्निंग में विद सम अदर थिंग। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।